अब आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, आप पढ़ेंगे प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या बोला मैंने? मेटाबोलाइट्स। और वो वहां पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिस्कशन किया है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वर्सेस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, आइए समझते इसको। इनमें कुछ डिफरेंसेस है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, पहली बात, मेटाबोलाइट्स क्या है पता है? मेटाबोलाइट्स ना बायोमोलिक्यूल को ही कह रहे हैं। अरे बायोमोलिक्यूल को ही मेटाबोलाइट्स कह रहे हैं। तो कई बार तो यही क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि इसको मेटाबोलाइट्स क्यों कहते हैं। एक बात बताइए, आपको इतना पता है कि नहीं कि बायोमोलिक्यूल मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है? बताया कि नहीं? मेटाबॉलिज्म में, याद आया? तो क्या हम बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट नहीं कह सकते? अरे आराम से कह सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो अब आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया। एनाबॉलिज्म में कोई चीज बनता है, कैटाबॉलिज्म में कोई चीज टूटता है। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही होता है, बायोमोलिक्यूल्स। तो उसमें इन्वॉल्व होने, चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन हो चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो, है तो मेटाबॉलिज्म ही ना। उसमें इन्वॉल्व होने वाले बायोमोलिक्यूल को हम लोग मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो मेटाबोलाइट क्यों कहते हैं आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कुछ डिफरेंसेस, क्या अंतर इन दोनों में और क्यों इन साइड में दे रखा है। देखिए, प्राइमरी मतलब मैंडेटरी, कंपलसरी, और सेकेंडरी मतलब ऑप्शनल। मैं यहाँ पे सारा पॉइंट लिखूंगा नहीं, टाइम पास होगा, सारा बात नोट्स में लिखा हुआ है, समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सभी में प्रेजेंट होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में होगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया है लिविंगनेस एंड मेटाबॉलिज्म ये दोनों सिनोनिम्स है। जब तक मेटाबॉलिज्म होगा तब तक लिविंगनेस होगा, और मेटाबॉलिज्म लिविंग सेल के अंदर चलने वाला केमिकल रिएक्शन है। और उसमें जो बायोमोलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, प्राइमरली जो जिसको इन्वॉल्व होना ही होना है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबॉलिज्म चलाना है तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो होना ही चाहिए, तभी चलेगा मेटाबॉलिज्म। हाँ, उसके अलावा भी अगर कुछ बायोमोलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं मेटाबॉलिज्म में तो उसको आप बोलेंगे क्या? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑल लिविंग्स में नहीं पाए जाते हैं, ये केवल और केवल कुछ प्लांट्स में, कुछ फंजाई में और कुछ बैक्टीरिया में नोटिस किए गए हैं। एनिमल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं पाए जाते हैं, यही तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आएगा। एनिमल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनते, प्लांट में मिले हैं, फंजाई में मिले हैं, बैक्टीरिया में मिले हैं, इसका मतलब ऑल लिविंग में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं होता। लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो सारे लिविंग में होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म चलेगा तभी वो लिविंग है। क्या पहला डिफरेंस सभी को क्लियर? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। पहले सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, नहीं डिफरेंस, पैसा दिए है ना, लौटा देंगे 10 टका, नहीं लिखेंगे, ठीक है। आइए अगला डिफरेंस, डिफरेंस लिख लेकर टाइम पास होगा। चलिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में पहला अंतर क्लियर होगा। दूसरा देखिए, मैंने क्या कहा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो बायोमोलिक्यूल ही हैं जो मेटाबॉलिज्म में इसेंशियली इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। इसका मतलब ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उस लिविंग के लाइफ के लिए कंपलसरी है, कंपलसरी है। इसका मतलब वो पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल उसके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता होगा डायरेक्टली, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता होगा, इसलिए इसको बोला प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जहां भी पाया जाता है, प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया में, वहां पर ये लाइफ के लिए कंपलसरी नहीं है। मतलब ये उसके ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, ये उसके लाइफ के लिए कंपलसरी नहीं है। मैंने बोला ना ऑप्शनल है यार, ये मेटाबोलाइट ऑप्शनल है, पाया जाए ठीक है, नहीं पाया जाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लाइफ के लिए कंपलसरी नहीं है। क्या दूसरा डिफरेंस क्लियर है? जल्दी बोलिए सभी को। चलिए अगला, अगला डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको पहले एग्जांपल ही बता देता हूँ, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कुछ कुछ एग्जांपल। प्राइमरी मेटाबोलाइट के वो सारे एग्जांपल जो आप पढ़ चुके हो। कौन भाई जल्दी बोलो, पहले क्या पढ़े? लिपिड पढ़े थे, अरे पढ़े थे,
कार्बोहाइड्रेट पर प्रोटीन पढ़े, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पढ़े, बोलो जल्दी से। न्यूक्लिक एसिड पढ़े उधर 12th वाले में। ये सब क्या है? यही तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं भाई साहब। एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है। डीएनए आरएनए से आप जान रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चल रहा है। कार्बोहाइड्रेट एज एनर्जी सोर्स टूट रहा है। लिपिड आपको पता है, उसका सारा बात मैंने समझाया आपको कहाँ कहाँ काम आ सकता है। कुल मिला के ये चारों वो बायोमोलिक्यूल हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और ये इसेंशियली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल इसी से बना होता है, उसमें ये इन्वॉल्व होंगे ही होंगे मेटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो नहीं होंगे। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन है? जैसे कुछ एल्केलॉइड्स, कुछ एल्कोइड्स, एल्के एल्केलॉइड्स, कुछ ड्रग्स, कुछ पिगमेंट्स, कुछ ऑयल्स। मैंने कुछ ही ऑयल्स बोला, पूरा लिपिड नहीं बोला मैंने। कुछ ऑयल्स, कुछ टॉक्सिन्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, जैसे मैं कुछ ड्रग्स का नाम बोलूं, अभी मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा एनसीईआरटी वाला, उसमें मैं आपको कुछ ड्रग्स, कुछ ऑयल्स, कुछ एल्कोलाइड्स, जैसे ओपिएट्स का नाम आपने सुना होगा, ओपिएट्स, OPOIDS, ओपिएट्स। आपने नाम सुना होगा मॉर्फिन का, सुना है? ठीक है, आपने एक ड्रग्स का नाम सुना होगा विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आजकल बहुत यूज हो रहा है। विनब्लास्टिन इफेक्टिव ड्रग्स माना जा रहा है, आपको मैं कैंसर में भी बताऊंगा। कुछ पिगमेंट्स जैसे कैरेटिनाइड, एंथोसाइनिन एटसेट्रा। ऑयल में लेमन ऑयल ग्रास, लेमन ग्रास ऑयल नाम है इसका। टॉक्सिन्स में कुछ टॉक्सिन्स हैं, ऐसे कुछ एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा। ये जहां भी एनिमल में नहीं मिलता है, सब ध्यान रखिएगा। ड्रग एनिमल के बॉडी में नहीं बनता, पिगमेंट एनिमल के बॉडी में नहीं बनता, जो ऑयल एनिमल की बॉडी में नहीं बनता, टॉक्सिन एनिमल की बॉडी में, वो टॉक्सिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं बनता। कुछ एंटीबायोटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, एनिमल बॉडी में नहीं बनता। एंटीबायोटिक्स हो गया, एल्कलाइड्स, ये सब ऐसे चीजें हैं जो कहीं ना कहीं प्लांट या फंजा या बैक्टीरिया के बॉडी में एनाबॉलिक रिएक्शन में बना है, या तो एनाबॉलिक रिएक्शन में या कैटाबॉलिक रिएक्शन में किसी के टूटने से बना है। लेकिन ये प्लांट के लाइफ के लिए जरूरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जहां भी बना है, जैसे मॉर्फिन जिस प्लांट में बना है, या विनब्लास्टिन, विंसा रोजिया एक प्लांट का नाम है, वहां बनता है। एंथोसाइनिन मोस्ट ऑफ द प्लांट में पाया जाता है। तो ये जहां बनता है वो उस प्लांट के लाइफ के लिए कंपलसरी नहीं है। तो फिर सवाल है ये बनता है क्यों? देखिए, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इसके फंक्शन ज्यादातर नोन नहीं है। मैंने बोला ज्यादातर फंक्शन इसके नोन नहीं है, मगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन मोस्टली हमें नॉन है, पता है। अरे नहीं पता है आपको? कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड, इस सब मिलके कोई ना कोई फंक्शन करा रहा है। पता है ये सब सेल रेस्पिरेशन में भाग लेता है कि नहीं एनर्जी सोर्स के तौर पे? कार्बोहाइड्रेट लेता है कि नहीं लेता है? आपको पता है प्रोटीन, इससे पूरा का पूरा मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। तो भाई कहीं ना कहीं हमें फंक्शन पता है इसका, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मोस्ट ऑफ द फंक्शन पता है हमें इसका, हम ढूंढ चुके हैं। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कुछ कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन हमें पता है। जैसा केराटिनाइड का हमने पता लगा लिया, ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा। मेन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल ए, उसके चारों ओर अदर केराटिनाइड आता है और उसको क्लोरोफिल ए को जलने से बचाता है लाइट के प्रेजेंस से। कुछ कुछ का पता चल गया है, लेकिन वो भी परफेक्टली पता नहीं है। तो कुल मिला के इसका फंक्शन हमें नॉन नहीं है ज्यादातर। क्यों नहीं नॉन है मैं बताऊं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जहां भी बनता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये मोर अमाउंट में मिलता है, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लेस अमाउंट में मिलता है। जो मोर अमाउंट में मिलता है उसका ऑर्गेनिज्म के बॉडी से निकालना आसान है, उसका एक्सट्रैक्शन आसान है, और अगर बॉडी से निकाल लें तो फिर उसका आइडेंटिफिकेशन आसान है, और फिर उसका फंक्शन पता करना आसान है। लेकिन जो चीजें ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट और फंजा बैक्टीरिया, ऑलरेडी लेस अमाउंट में बन रहा है,
तो उसको एक्सट्रैक्ट करना एक डिफिकल्ट टास्क है, और जब एक्सट्रैक्ट ही नहीं होगा तो आइडेंटिफाई कहां से होगा कि क्या है, तो फिर उसका फंक्शन कहां से पता चलेगा। और जो आइडेंटिफाई हुआ भी है तो उसका फंक्शन प्रॉपर्ली पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर लेस अमाउंट में बन रहे हैं। तो कुल मिला के प्राइमरी मेटाबोलाइट्स लाइफ के लिए कंपलसरी है, ज्यादातर अमाउंट में बनते हैं और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, लाइफ के लिए कंपलसरी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कम अमाउंट में बनते हैं, एनिमल में नहीं मिलते, ये प्लांट फंजाई बैक्टीरिया में मिलते हैं कहीं कहीं, लाइफ के लिए कंपलसरी नहीं है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा क्या सर इतना भी पता नहीं लगा पाए अब तक साइंटिस्ट कि आखिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल क्या है। तो देखिए एनसीईआरटी ने 2 वर्ड लिखा है, इसका 2 रोल है। क्या बोला मैंने, इसका 2 रोल है, एक इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल रोल है और इकोनॉमिकल रोल है। यस, इकोनॉमिकल हमारे लिए फॉर ह्यूमन, इसका इकोनॉमिकल रोल हमारे लिए है, और इकोलॉजिकल रोल तो पूरे अर्थ के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे ये मॉर्फिन ही है या ऑपाइड ही है, पता है ये सब ऐसे एल्कलाइड हैं जो बहुत कड़वे नेचर के होते हैं, ठीक है, कड़वे नेचर के होते हैं। तो ये जिस प्लांट के अंदर बनता है, मैं आपको ड्रग्स में पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत ये बातें, ये जिस प्लांट के अंदर बनता है, वो प्लांट के अंदर ये जिस भी प्लांट पार्ट में मिल रहा है वो बीटा टेस्ट में है, थोड़ा सा कड़वा है। उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर खाता है तो अगर लार्ज अमाउंट में अपटेक कर लेता है तो उसको चक्कर वक्कर टाइप का आ सकता है, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा केमिकल खा लिया। तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे प्लांट है, मान लीजिए प्लांट है, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्लांट है, इसमें बन रहा था ये मॉर्फिन या ऑपाइड्स, कोई अल्कलॉइड ड्रग्स, या मतलब कि कोई अल्कलॉइड्स केमिकल, कोई हर्बीवोर, गाय है, बकरी है, भैंस है, ये आके इसको खाया, खाने के बाद उसको बीटर लगा, बड़ा कड़वा लगा, उसने कसम खा लिया आज के बाद नहीं खाऊंगा इसको। तो बताइए ये प्लांट बच गया। प्लांट का बच जाना मतलब वो नेचर में प्रेजेंट रहेगा, और उस प्लांट का बच जाना ये उसका अपना इकोलॉजिकल रोल रहा, किसका, इस केमिकल का, जिस प्लांट में वो प्रेजेंट है, वो प्लांट को बचा लिया, मतलब वो इन्वायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल है। दिस इज इकोलॉजिकल रोल ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कितनों को समझ में आया, कितनों को समझ में आया? दिस इज इकोलॉजिकल रोल। आते हैं इकोनॉमिकल पर। अब अगर वो बच गया वो केमिकल, तो पता है इस केमिकल से हम लोग ड्रग्स भी बनाते हैं, मेडिसिन भी बनाते हैं, लेस अमाउंट में इसको हम लोग एज अ मेडिसिन लेते हैं। इसका ड्रग्स में मैं आपको इसका यूज भी बताऊंगा। सर्जरी वगैरह होता है ना तो वहां पे मॉर्फिन यूज करते हैं एज अ पेन किलर। तो इसका मतलब इसको बेचेंगे फिर उस प्लांट से निकाल के हम लोग, तो हमारे लिए इकोनॉमिकल भी है और पूरे इकोसिस्टम के लिए इकोलॉजिकल रोल भी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का। कितनों को समझ में आ गया बात? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कुछ कुछ का रोल हमें पता चला है, ठीक है, लेकिन हाँ सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल हमें पता नहीं है। और आपके एनसीईआरटी में एक टेबल फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल दे रखा है, और वो एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए क्योंकि पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। पहले बोलिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में सारे डिफरेंसेस आप सभी को क्लियर है या नहीं? हाथ खड़ा करिए जल्दी से। अभिषेक मीटिंग में नहीं है क्या? हाथे खड़ा नहीं करता है अभिषेक। हाँ चलिए, आइए आपको अब नोट्स दिखाते हैं। ये देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। आइए आपको हम सारा बात एक बार मैच करा देते हैं यहाँ से। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वर्सेस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपको मैं अंतर बताने वाला था। देखिए ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्या लिखा है? मैंडेटरी फॉर लाइफ, मतलब जरूरी है लाइफ के लिए। इधर क्या लिखा है कि प्राइमरी, ये लाइन देखिए क्या लिखा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे बनता है। जब कई सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं मेटाबॉलिज्म में, तो जो उसके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपस में रिएक्शन करते हैं, जो जो प्रोडक्ट बनता है वही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के ही इंटरेक्शन से बनता है, लेकिन ये लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे ऑर्गेनिज्म में मिलता है मगर ये सम ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जैसे प्लांट है, बैक्टीरिया है, फंजा है, एनिमल में नहीं मिलता है। आप चाहे तो यहाँ लिख लीजिएगा एब्सेंट इन एनिमल, एनिमल में नहीं मिलता है। फिर अगला क्या लिखा भाई? सिंथेसाइज थ्रू आउट लाइफ, लाइफ भर बनता है।
अरे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड बन रहा है तो लाइफ पर बनाइए, नहीं तो कहीं और से लीजिए, जरूरी है लाइफ के। और ये लाइफ के एक पर्टिकुलर एज में ही बनता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म में बनता है। ये ज्यादा सिंथेसाइज होता है, ये कम सिंथेसाइज होता है। इसका आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन इजी है क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में बनता है। इसका आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन हार्ड है, टफ है, क्योंकि ये लेस अमाउंट में बनता है। ठीक है, इतना बात क्लियर, सभी को हाथ खड़ा करिए जल्दी से। अगला देखिए क्या लिखा है, इसका फंक्शन आइडेंटिफाइबल है, इसका फंक्शन हमें पता नहीं है। इसका फंक्शन पता है, जैसे कि आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे फोटोसिंथेसिस, जैसे सेल रेस्पिरेशन, अरे एटसेट्रा, फंक्शन पता है। लेकिन इसके फंक्शन हमें प्रॉपर्ली पता नहीं है, किसके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। वी डोंट नो ऑल द फंक्शन ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मतलब कुछ के पता है। आइए एग्जांपल बताते हैं। देखिए इधर, पहले यहां से आप क्या कीजिए, अपने नोट्स में घेरा डाल लीजिए। यहाँ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का घेरा समाप्त होता है यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जांपल इधर का है, इसके पास जगह नहीं था तो इधर लिख दिया। ठीक है, शुगर कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो एसिड, ग्लिसराइड्स, क्या हो गया, ग्लिसराइड फैटी हो गया, फॉस्फोलिपिड न्यूक्लिक एसिड, सब कुछ मैंने कहा ना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लिक एसिड में जो भी आता है वो सब इसेंशियल है। इधर आ जाइए, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इसका मतलब क्या, ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जैसे एग्जांपल भी बताया, रबर हो गया, ड्रग्स हो गया, सम स्पाइसेस, अरे मसाला वगैरह जो खाते हो प्लांट में बनता है ना, वो प्लांट के काम का नहीं होता है, लेकिन आपके काम में आ जाता है। पिगमेंट्स हो गया, सेंट, कुछ प्लांट से आप सेंट निकालते हो, ये सारा एनसीईआरटी में लिख रखा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या क्या तो आपको याद रखना है, रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, मतलब इस जो भी आप स्पाइसी चीजों में खाते हो, मसाला में जो भी चीज डालते हो, पिगमेंट्स, सेंट्स, ये सब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और क्या है भाई, देख लीजिए आप, while some are of ecological importance like attraction of biotic component agent, जैसे pollination या seed dispersal, fruit dispersal, some chemical are synthesized in plant to avoid herbivore, जैसे कोकीन मैंने बोला है ना। अच्छा, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको नहीं बताया, बता देता हूँ। देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने अंदर कुछ ऐसे केमिकल बनाते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल, जैसे कि मैं बताऊं, जो पॉलेन बनते हैं, ना पॉलेन ग्रेन, उसके अंदर कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं होता है, लेकिन जो उसका पॉलिनेटर होता है ना, वो उसको खाता है। तो बताइए, वो पॉलिनेटर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं। सीड डिस्पर्सल में कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं होता है, लेकिन सीड डिस्पर्सल में उसका यूज हो जाता है। तो ये सब क्या है, इकोलॉजिकल रोल ही तो है, उससे एक स्पीशीज का मेंटेनेंस रहता है इस इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में। तो ये सारी बातें एनसीईआरटी की आप देख लेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कौन कौन, ये देखिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ। ये बातें जो भी इसमें एग्जांपल है, ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के लिए है। और यहाँ पर जो बातें हैं, टर्पीन, एल्कलाइड्स, स्टेरॉइड, रबर, ड्रग्स, इधर कुछ मैंने लिखा है, कुछ रबर ड्रग्स इधर भी आएंगे, ये किसके लिए है भाई, यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यह बात आप ध्यान रखिएगा। कितनों को समझ में आ गया सारा एग्जांपल, जल्दी बोलिए। चलिए अगला डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा ये क्या लिखा है, एक पॉइंट लिखा है, आप देख लीजिएगा अपने मन से। थेरेपेटिक कंपाउंड विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, ऐसे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिख रखा है आपका, कुछ सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पिगमेंट्स, केराटिनाइड, एंथोसायनिन याद रखने हैं। एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन और कोडीन, टर्पीन्स, मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन, इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल एटसेट्रा, टॉक्सिन, अर्बिन और रिसिन, ये याद रखना है कि राइबोसोम के इनहिबिटर हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ये, अर्बिन और रिसिन। लैक्टिन्स, ये क्या है, कॉनकेवलिन ए है। ठीक है, आगे आइए, ड्रग्स होगा आगे, ये देखिए ड्रग्स, यही विनब्लास्टिन, कैंसर में यूज होता है, ऑर्बिडेक्स का नाम है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, जैसे रबर है, गम्स है, सेलुलोज है, ये सब भी क्या है। अब आप बोलोगे सर सेलुलोज तो कार्बोहाइड्रेट है, अरे सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है,
लेकिन वो स्ट्रक्चरल है, वो प्लांट के लिए एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट के तौर पर माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में लिख रखा है सेल्यूलोज। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, पूछ रखा है गम और फेविकोल में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिए। गम एक प्रकार का नेचुरल पॉलीसेकेराइड है और फेविकोल आर्टिफिशियल। और ये आर्टिफिशियल में कैसा, सिंथेटिक रबर है, ये रबर बेस्ड एडहेसिव है। मतलब ये रबर क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये एक प्रकार का क्या है, जो प्लांट के अंदर बनता है रबर, वो नेचुरल होता है। लेकिन रबर पर बेस्ट अगर कोई एडहेसिव केमिकल बना है, कहां पर, लैब में, तो वो क्या है, फेविकॉल है। तो ये सिंथेटिक रबर है एक तरीके से, ठीक है, जो लैब में बनता है। और गम ये क्या होता है, ये नेचुरल पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर पूछा आपने, देखा होगा एक आता है फेविकॉल का डब्बा, एक आता है गम का डब्बा। गम प्लांट प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिया गया है और फेविकॉल अदर रबर को मिला मिला के बनाया गया है। फेविकॉल प्लांट से डायरेक्टली लेके उसको मॉडिफाई करके बेच दिया गया है, ठीक है। तो ये अंतर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां जाके आपका बायोमोलिक्यूल समाप्त होता है, द एंड। अब आपके नोट्स में आगे क्या लिखा है देखिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डिटेल लिखा है, नहीं पढ़ना है। अब नीट होता है इसलिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सब पहले स्टेट केएमटी में आते थे, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। नोट्स में काट देना है, जो भी काम का होगा आगे किसी न किसी चैप्टर में आ जाएगा, नहीं पढ़ना है, आगे अंत तक जो भी दिया नहीं पढ़ना है। तो यहां जाके आपके चैप्टर का होता है द एंड, बायोमोलिक्यूल द एंड। सर हाँ बोलिए। सर कार्बोहाइड्रेट से सर एक बार नोट्स क्लियर करा दें। कार्बोहाइड्रेट से क्या करा दें, नोट्स करेक्शन करा दें, करेक्ट सर जो होगा। संभव नहीं है। आप लेक्चर में, आपको मैं डेली वाइज बोल रहा हूँ करेक्शन करने के लिए, और अगर ये चाहिए तो मैं कल बता दूंगा। आज के क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, साथ ही साथ बोला था करने के लिए, होगा तो कल बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, यहाँ जाके आपका चैप्टर एंड होता है। अब आप बायोलॉजी एनसीईआरटी में जो भी बचा है, बायोलॉजी एनसीईआरटी में जो भी बचा है, मैं बता दूं पेज नंबर। बायोलॉजी एनसीईआरटी 11th पेज नंबर 146 पर, ठीक। फिर आइएगा पेज नंबर 148 पर, 148 से 149, ठीक है। यहाँ क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ लीजिएगा पूरा। यहाँ क्या पढ़ना है, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर तक, ठीक है। केमिस्ट्री एनसीईआरटी में भी पॉलीसेकेराइड पढ़ लीजिएगा पूरा। होमवर्क का फोटो लीजिए जल्दी से। यहाँ जाके आपका बायोमोलिक्यूल समाप्त हुआ। अब बोलिए, किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए जल्दी से, मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। अब बोलो अभिषेक, कोई डाउट? सर एंजाइम नहीं पढ़ेंगे? बता रहे हैं लेकिन अभिषेक, नो सर। शिवानंद, नो सर। अब सुनिए, इसने सही बात याद दिलाई, एंजाइम। सुनिए मेरी बात, एंजाइम आपको यहां दे रखा है एनसीईआरटी में, बायोमोलिक्यूल्स। कहा दे रखा है, बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन मैं इसको कब पढ़ाऊंगा उसका कारण भी बता रहा हूं क्यों। मैं इसको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस एंड सेल रेस्पिरेशन चैप्टर जब भी मैं पढ़ाने वाला हूंगा, ये जस्ट पहले पढ़ाऊंगा। ये एक बिल्कुल अलग सेगमेंट है, प्रोटीन से मॉडिफाई होकर बनता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था। तो उसके जस्ट पहले पढ़ाऊंगा। उसका कारण क्या है,
ये पूरा चैप्टर जो है ना फोटोसिंथेसिस और सेल रेस्पिरेशन, ये पूरा चैप्टर ही एंजाइम का खेल है। लास्ट ईयर भी पढ़ाया मैंने जिन बच्चों को वो जानते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि लास्ट ईयर मैंने कुछ इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस और सेल रेस्पिरेशन, वहां मैं एंजाइम नहीं पढ़ाया था, डायरेक्टली पढ़ा दिया था ये, वहां पर टाइम कम था मेरे पास। लेकिन जो मेरे बैच में लास्ट ईयर बच्चे पढ़े हैं, ये नवीन वगैरह सब जो पढ़ा है, ईरान वगैरह, तो ये लोग पढ़ा है मेरे से एंजाइम। तो ये एंजाइम में अभी इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें जो भी बातें मैं बताऊंगा वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस और सेल रेस्पिरेशन में यूज होने वाला है, डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी पहले हम ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करेंगे। जब हम प्लांट फिजियो स्टार्ट करने वाले होंगे तो उसी टाइम हम पढ़ेंगे, ये 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है एंजाइम। और अभी हम पढ़ाएंगे तो उस टाइम आप सब कुछ भूल जाइएगा और मुझे इस चैप्टर में पढ़ाने में फिर दिक्कत होगी, इसलिए इसको मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। अब रिवाइज क्लियर हुआ बात? टेस्ट में नहीं आएगा एंजाइम से क्वेश्चन, डोंट वरी। मैं इस एंजाइम वाले पोर्शन को यहाँ काउंट ही नहीं करता हूँ कभी भी बायोमोलिक्यूल, टेस्ट में नहीं आने वाला है। टेस्ट में आपका एंजाइम छोड़ के ही आएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में 4 से 5 पेज में दे रखा है, बहुत मजेदार तरीके से मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस और सेल रेस्पिरेशन, उसका जस्ट पहले पढ़ाऊंगा, तब ये चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, चलिए अब बोलिए रिवा, एनी डाउट? नो सर। ज्योति? नो सर। चलिए, तो आप लोग होमवर्क करके आइए। चलिए, होमवर्क में और एक चीज ऐड कर लीजिए, मॉड्यूल कंप्लीट, कंप्लीट मॉड्यूल, जो भी क्वेश्चन बचा है। अगर उसमें कोई क्वेश्चन एंजाइम वाले होंगे तो मैं वो ऑलरेडी बोल दूंगा छोड़ने के लिए बाद में, अभी आप सारे बना लीजिए। मॉड्यूल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कल होगा मॉड्यूल का डिस्कशन, कल ही होगा, और परसों होगा स्टार्ट नर्वस सिस्टम, और परसों आपका टेस्ट है 26 को, मगर परसों नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपकी 25 जुलाई और 26 जुलाई की शाम वाली क्लास कैंसिल रहेगी। ठीक है, 25 और 26 को शाम वाली क्लास कैंसिल रहेगी, सुबह वाली चलेगी 25 को भी, और 26 को तो पेपर डिस्कशन ही होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।